हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटे स्टोरीज में आपका स्वागत है। अनुज ऑपरेशन थिएटर के बाहर यहाँ से वहाँ बेचैनी से टहल रहा था। आज उसकी पत्नी मन्नत की डिलीवरी होने वाली थी और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके घर इस बार बेटा हो, क्योंकि उसके पहले से एक बेटी मिष्टी थी और उसके दिल में बेटियों के लिए कोई खास लगाव नहीं था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर ने बाहर आकर अनुज को बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, एक लड़का और एक लड़की। जैसे ही उसने लड़का सुना उसका दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि बेटे के साथ एक बेटी भी तो घर में आई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। कुछ देर बाद मन्नत को रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो बेहोश थी। अनुज के मन में ये ख्याल आया कि जब तक मन्नत बेहोश है, क्यों ना वो अपनी उस अनचाही बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ाए। उसने हॉस्पिटल में मौजूद कुछ नर्स को पैसे देकर उन्हें ये कहा कि वो उसकी पत्नी को ये ना बताए कि उसको एक बेटी भी हुई है। नर्स लालच में आ गई और अनुज से पैसे लेकर उसकी बात मान गई। अनुज अपनी उस अनचाही बेटी को लेकर जैसे ही बाहर निकला, उसे हॉस्पिटल की बेंच पर एक शख्स बहुत परेशान सा बैठा दिखाई दिया। अनुज को पता नहीं क्या सूझा। उसने उस शख्स के पास जाकर पूछा, भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? वो शख्स इतना परेशान था कि उसे अनजान इंसान को अपनी परेशानी बताने में जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई और वो कहने लगा, आज मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, लेकिन मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अभी तो मेरी पत्नी होश में नहीं है, लेकिन जब उसे होश आएगा और उसे पता चलेगा, वो तो जैसे मर ही जाएगी। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू झलक गए। तभी अनुज की बेटी ने अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली, तो उस शख्स का ध्यान उस बच्ची पर गया। उस शख्स ने उस बच्ची को देखकर कहा, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। अनुज ने मुंह बनाकर कहा, प्यारी नहीं, मुसीबत है। मुसीबत पहले ही एक बेटी है मेरी। मुझे बेटे की चाहत थी जो अब पूरी हो गई। अब मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। मैं तो इसे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। अनुज ने बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा। अनुज की ऐसी बात सुनकर उस शख्स ने अनुज से कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? साहब, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और ये मुसीबत नहीं होती, बल्कि ये तो सौभाग्यवती होती हैं। अपने साथ साथ इनके आसपास जो लोग होते हैं, वो भी इनके कारण अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं। उस शख्स की बात अनुज को कोई खास जची नहीं। ये बात वो शख्स भी समझ चुका था। उस शख्स ने आगे अनुज से कहा, आप इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे हैं ना? तो ऐसा कीजिए, आप इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगा और क्या पता मेरी ये बेटी मेरी पत्नी को एक नई जिंदगी दे। अनुज को उस शख्स की बात पसंद आ गई। उसने बिना एक पल की देरी के अपनी उस अनचाही बेटी को बिना उस शख्स का नाम पता जाने उसको सौंप दिया। उस शख्स ने ना अपनी बेटी को ले जाकर अपनी पत्नी के पास लिटा दिया। जब उसकी पत्नी होश में आई तो अपने बगल में अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुई और उसके माथे को चूम लिया। कुछ ही देर बाद वो शख्स अपनी बेटी और पत्नी के साथ हॉस्पिटल से अपने घर की ओर चला गया। वहीं जब मन्नत होश में आई तो उसे तो अपनी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसे गलती से भी इस बारे में पता ना चले, यही सोचकर अनुज ने मन्नत को जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया और अपने बेटे के साथ घर चला गया। घर पहुंचकर अनुज के मम्मी पापा ने अपने पोते का जोरों से स्वागत किया। वहीं उसकी बड़ी बेटी मिष्टी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। 25 साल बाद बाबा, आपसे कितनी बार कहा है
टाइम से दवाई और खाना खाया कीजिए। लेकिन मेरे बोलने का तो आप पर कोई असर ही नहीं होता। जब तक मैं आपके सर पर खड़ी नहीं हो जाती और जब तक आपको डांट नहीं लगा देती, तब तक ना आप दवा लेते हो, न खाना खाते हो। अब आप ही बताओ, अब मैं पूरा जिला संभालूं या फिर आपको? कहते हुए अदिति विजेंद्र जी के सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। विजेंद्र जी ने हंसते हुए अदिति को अपने पास बिठाया और उससे कहा, अरे कलेक्टर साहिबा, आपकी डांट में भी कितना प्यार छुपा है। आपके बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात किसे संभालोगी, तो तुम तो अपना जिला संभालो, मैं खुद को संभाल लूंगा। घर में इतने नौकर हैं, लेकिन नहीं, मेरे खाने और दवाई की जिम्मेदारी तो आपने अपने मजबूत कंधों पर ले रखी है। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि तू मेरी बेटी है या माँ। अदिति मुस्कुराते हुए बोली, जब डांटूं तो माँ और जब प्यार से बात करूं तो बेटी। फिर थोड़ा उदास होकर, बाबा, माँ के जाने के बाद आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज आप टाइम से दवाई और खाना खा लिया कीजिए। अदिति को ऐसे उदास देखकर विजेंद्र जी ने कहा, तुम परेशान मत हो, आगे से मैं समय से अपनी दवाई भी लूंगा और खाना भी खाऊंगा, पक्का वादा करता हूँ। अदिति, रहने दीजिए बाबा, आप ऐसे पक्के वादे वाले पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और मुझे पता है आप ऐसे पक्के वादे आगे भी करते रहेंगे। कहकर अदिति मुस्कुरा दी और साथ में विजेंद्र जी भी। थोड़ी देर में अदिति ने विजेंद्र जी को खाना खिलाया और उन्हें उनकी दवाई दी और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब अदिति अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस से लौट रही थी, तब उसे अपने पिता की उम्र का एक शख्स रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। उस शख्स को रास्ता क्रॉस करने में कठिनाई हो रही थी। अदिति ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही अदिति अपनी गाड़ी से उतरी, उसने देखा उस शख्स के पास बहुत से लोग घेरा बनाकर खड़े थे, क्योंकि उस शख्स का रोड क्रॉस करने में बाइक के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अदिति जल्दी से उस भीड़ को चीरकर उस शख्स के पास गई और उससे पूछा, अंकल, आप ठीक तो हैं ना? उस शख्स ने अदिति को देखकर कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अदिति ने देखा उस शख्स को हल्की चोट आई थी। उसने कहा, अंकल, आप मेरे साथ चलिए, यहीं पास में ही मेरा घर है, वहां मैं इन चोट पर दवाई लगा। पहले तो उस शख्स ने मना किया, लेकिन अदिति की बहुत जिद करने के बाद उसे अदिति की बात माननी ही पड़ी। अदिति ने ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा और उस शख्स को लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर अदिति ने अपने साथ आए उस शख्स के घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी। अदिति ने घर में मौजूद एक सर्वेंट रामू से पूछा, बाबा कहाँ हैं रामू? रामू ने कहा, मैडम, वो टहलने गए हैं। अदिति, ठीक है, आप अंकल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। रामू, ओके मैम, बोलकर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर आ गया। अदिति ने उस शख्स को नाश्ता करने के लिए कहा और वो वहीं रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद विजेंद्र जी जब वापस आए तो उस शख्स को देखकर वो चौंक गए और फिर बोले, अरे भाई साहब, आप यहाँ? वो शख्स भी विजेंद्र जी को देखकर चौंक गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अदिति ने विजेंद्र जी से कहा, बाबा, ये मेरे साथ आए हैं। कहते हुए अदिति भी उठ खड़ी हुई। अदिति ने जब उन दोनों का एक दूसरे को देखकर दोनों का रिएक्शन को देखा, तो अदिति ने विजेंद्र जी से पूछा, बाबा, आप जानते हैं इन अंकल को? विजेंद्र जी ने अदिति के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बच्चा, जानता हूँ। कहकर उन्होंने उस शख्स को और अदिति को बैठने का इशारा किया। सब बैठ गए, लेकिन अदिति विजेंद्र जी के कंधे पर अपना सर रखकर उनके बाजू में हाथ खसाकर मासूमियत के साथ बैठी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। अनुज विजेंद्र जी और अदिति को ऐसे बैठे बड़े गौर से देख रहा था। उसने
विजेंदर जी से इशारे में पूछा, क्या ये उसकी वही अनचाही बेटी है? विजेंदर जी ने अपने आंखों के इशारे से ही अनुज को कहा, हाँ कहा। विजेंदर जी ने अनुज से पूछा, भाई साहब जब हम आखिरी बार मिले थे तब ना आपने मुझसे मेरा नाम पूछा था न मैंने आपसे। अब जब आज मिले हैं तो आज बता दीजिए। अनुज ने विजेंदर जी से कहा, मेरा नाम अनुज चौहान है। विजेंदर जी ने अनुज से पूछा, और आपके परिवार में सब कैसे हैं? और वो आपका बेटा, वो कैसा है? विजेंदर जी का ये सवाल सुनकर अनुज थोड़ा उदास होकर बोला, क्या बताऊं भाई साहब, भगवान से इतनी प्रार्थना की थी एक बेटे के लिए और वही बेटा नालायक निकला। पर गलती उसकी भी नहीं है। बेटे के मोह में मैंने उसकी हर एक जिद पूरी की और वो गलत संगत में पड़ गया। आज हालत ये है कि उसे हर तरह की बुरी आदत लग चुकी है। वो शराब, सिगरेट, हर प्रकार का नशा करने लगा है। उसके इस नशे की लत के कारण हमारे घर से बेघर होने की नौबत आ गई थी। वो तो मेरी बेटी मिष्टी थी जिसकी वजह से मेरे और मेरी पत्नी के सर पर छत है। उसी ने हम दोनों को संभाला है। कहकर अनुज ने एक गहरी सांस ली। अनुज की बात खत्म होते ही अदिति विजेंदर जी से बोली, बाबा आपने अभी तक नहीं बताया कि ये अंकल कौन है। इनके और इनके बेटे के साथ कितना बुरा हुआ ना। विजेंदर जी ने कहा और अदिति से बोले, तुम्हें जानना है ना ये कौन है? अदिति ने में जवाब दिया। विजेंदर जी ने अदिति से कहा, लेकिन इनके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बस मुझे इनका नाम नहीं पता था। इतना सुनते ही अदिति की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने विजेंदर जी के कंधे से अपना सर हटाते हुए विजेंदर जी की ओर देखकर कहा, मतलब? विजेंदर जी, हाँ बच्चा, ये तुम्हारे पापा हैं। अदिति गुस्से के साथ तेज आवाज में बोली, ये मेरे पापा नहीं हैं और न कभी होंगे। इनके लिए मैं इनकी अनचाही बेटी थी और आज ये मेरे लिए अनचाहे पिता हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा विजेंदर दीक्षित की बेटी अदिति दीक्षित थी, हूँ और आगे भी रहूंगी। फिर अनुज की तरफ देखकर बोली, जिस तरह आपने मुझे इन्हें सौंपा था उसी तरह मैं आज आपसे बोल रही हूँ कि आप आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा और मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। कहकर रो पड़ी अदिति। अदिति की बात सुनकर अनुज को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ। उसने अदिति के सर पर एक बार प्यार से हाथ फेरा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसके कानों में विजेंदर जी की आवाज पड़ी, रुकिए भाई साहब। विजेंदर जी अदिति की तरफ देखकर बोले, थोड़े गुस्से से बोले, अदिति क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? बड़ों से ऐसे ही बात की जाती है। अदिति चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। अदिति अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। विजेंदर जी अनुज से बोले, माफ कर दीजिएगा भाई साहब, इसे अभी बच्ची है। अनुज ने विजेंदर जी को देखकर बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई साहब, जो मैंने किया उसके लिए ये तो बहुत ही थोड़ा है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही नहीं किया। मिष्टी को कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। बेटे के मुंह में आकर उसे इतना प्यार दिया कि उसे बुरी आदतें लग गईं और ये बेटी, इसका तो कोई कसूर ही नहीं था, फिर भी इसे अपने से दूर कर दिया। कहते हुए अनुज की आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था भाई साहब कि बेटियां सौभाग्यवती होती हैं और इनके साथ साथ इनके आसपास रहने वाले के भी भाग्य जुड़े होते हैं। इनके दिल में अपनों के लिए कितना प्यार भरा होता है, बस इन्हें भी थोड़े प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर ये वो सब काम कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। ये बात मुझे देर में समझ आई और ये मैंने मेरी मिष्टी को देखकर जाना है। कहकर अनुज फिर से जाने के लिए मुड़ा। इस बार अनुज के कानों में अदिति की आवाज पड़ी, रुकिए अंकल, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए था। विजेंदर और अनुज उसे आश्चर्य से देख रहे थे। अदिति बोली, यदि आप मुझे बाबा को नहीं सौंपते
तो मुझे इतना प्यार और इतनी अच्छी ज़िंदगी शायद ही मिल पाती, और जो मैं आज हूँ कभी नहीं बन पाती। इसीलिए मैं आपको आपके किए का दोष देने की जगह आपको थैंक यू कहना पसंद करूँगी। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर मैं मेरे बाबा की बेटी ही रहूंगी हमेशा। अनुज ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी यही चाहूंगा कि तुम हमेशा अपने बाबा की बेटी रहो, क्योंकि जितने अच्छे से इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है वो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, पता है, और नहीं कर पाऊंगा। कहकर अनुज वहां से चला गया। अदिति विजेंद्र जी के पास आकर उनके गले से लगकर रुंधी आवाज में बोली, आप ही मेरे बाबा थे और हमेशा रहेंगे। विजेंद्र जी ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, जानता हूँ बच्चा, इसीलिए तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी। उसके सामने बताकर जीते जी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात किसी और से पता चले और तुम मुझे गलत समझो, क्योंकि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न की जाए, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तुम्हें खोने का डर न मुझे पहले था न आज है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा डिसीजन यही होने वाला है। फिर थोड़ी गहरी सांस लेकर और थोड़ा बनते हुए विजेंद्र जी बोले, लेकिन क्या फायदा, एक न एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी अदिति। क्यों? और विजेंद्र जी ने थोड़ा दूर खड़ी हो गई। विजेंद्र जी, अरे तुम्हारी शादी होगी तब तो तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी ना। उनकी इस बात पर अदिति फिर से उनके गले लगते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जिसे मुझसे शादी करनी है उसे या तो मेरे साथ आपको भी लेकर जाना पड़ेगा या इस घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। कहते हुए अदिति मुस्कुरा दी और फिर आगे बोली, वैसे तीसरा ऑप्शन भी है, या तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर विजेंद्र जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और उसके माथे को चूम लिया। फिर सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। अदिति भी उनके गले लगे हल्के से मुस्कुरा दी। आज अनुज की अनचाही बेटी विजेंद्र जी के कलेजे का टुकड़ा है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।